हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड टुडे वी आर कवरिंग थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज। एक तरफ एविएशन इंडस्ट्री का अंडरडॉग जायंट्स को चैलेंज दे रहा है, दूसरी तरफ एक एसेट क्लास जो बोरिंग लगता है पर मार्केट के स्टॉर्म के बीच में क्वालिटी मनी बना रहा है, और तीसरी तरफ एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो एक सडन ट्रेड वॉर स्टाइल ट्विस्ट के बाद अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। थ्री कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स, बट तीनों स्टोरीज आपके पोर्टफोलियो के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। चलो शुरू करते हैं। सिर्फ 3 साल पहले एक नई एयरलाइंस मुंबई से अहमदाबाद उड़ी थी। नाम था अकासा एयर। उस वक्त स्केप्टिसिज्म ये था कि क्या ये सर्वाइव करेगी, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में नए एंट्रेंट्स का रिकॉर्ड ऑनेस्टली उतना ब्राइट नहीं होता। लेकिन आज अकासा ने डोमेस्टिक मार्केट का 5% हिस्सा लेके स्पाइस जेट को पीछे छोड़ दिया है। अकासा एयर की फ्लीट 30 एयरलाइंस की हो गई है और 226 और प्लेन्स का ऑर्डर है। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या अकासा इंडिगो और एयर इंडिया जैसे जायंट्स के साथ लंबी रेस में टिक पाएगी? इंडिगो के पास 300 प्लस प्लेन्स, एयर इंडिया के पास 400 प्लस, और अब दोनों 500-600 प्लेन्स की मेगा फ्लीट्स की तरफ जा रहे हैं। वेल, लेट्स सी। पहले तो अकासा का प्लान फिलहाल नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट पे फोकस रखना है। वाइड बॉडी प्लेन्स का कोई प्लान नहीं है, तो इनकी पोजीशनिंग क्लियरली कॉस्ट इफेक्टिव एयरलाइंस की है और कैपेक्स रिलेटिवली कम है। सेकेंडली, अकासा फिलहाल एक सेल एंड लीज बैक यानी SLB मॉडल यूज करती है। सिंपल वर्ड्स में, अकासा प्लेन खरीदता है, लीसिंग कंपनीज को बेचता है और फिर उन्हीं से लीज पे वापस ले लेता है। इससे इनको कैश फ्लो तुरंत मिलता है। स्टार्टअप एयरलाइंस के लिए ये एक लाइफलाइन है। इससे अकासा एयर के लिए ये फाइनेंसिंग ऑप्शन रिलेटिवली महंगा बन जाता है। CFO अंकुर गोयल भी मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, और जैसे जैसे प्रॉफिट्स आएंगे अकासा चीपर फाइनेंसिंग मॉडल्स एक्सप्लोर करेगी, जैसे ऑपरेटिंग लीसेस, डेट फाइनेंसिंग या दूसरे स्ट्रक्चर्स। बट फिलहाल के लिए SLB इज द ऑप्शन दे हैव। प्लस इंडिया का एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट एंड रिपोजिशन एक्ट भी अकासा के फेवर में है। बेसिकली ये लॉ इंटरनेशनल लॉज से अलाइंड है, जिससे ग्लोबल लीसिंग कंपनीज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अकासा को इनसे भी लीज करने का स्कोप ओपन हुआ है। नंबर्स की बात करें तो 3 साल में ₹4,500 करोड़ का क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सेल एंड लीज बैक के स्ट्रक्चर से कैश रिजर्व्स आज ज्यादा है कंपेयर टू लॉन्च टाइम। बट सर्वाइव करने के लिए फंडिंग काफी क्रिटिकल है, जो अभी प्रोसीजरल रीजन से डिले हो रही है। बेसिकली 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग चेंजेस के लिए इनको एविएशन मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, जिसके बाद इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी लेने हैं। तो अभी अजीम प्रेमजी जैसे नए इन्वेस्टर्स से फंडिंग क्लोज करना प्रायोरिटी है। तो 3 साल में अकासा एयर सर्वाइव तो कर गया है, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होता है, सर्वाइव से थ्राइव तक का जर्नी, जिसमें इनका नेक्स्ट चैलेंज सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बनाना होगा। दूसरी स्टोरी इज अबाउट एन एसेट क्लास दैट हैज परफॉर्म स्टेडीली इन द रीसेंट मंथ्स। पिछले 1 साल में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। मिड कैप्स रोलर कोस्टर पर थे और रियल एस्टेट स्टॉक्स ने भी काफी डिसअपॉइंट किया, लेकिन एक कॉर्नर ऑफ द मार्केट अपना काम कर रहा था, विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITs। REIT एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंटिटी है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए रेंट जैसे इनकम जनरेट करते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप ट्रस्ट के यूनिट्स बाय भी कर सकते हो, जो कि मार्केट्स पे ट्रेड होते हैं, जस्ट लाइक एनी शेयर्स। एज एन एग्जाम्पल, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT ने पिछले 1 साल में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। ब्रुकफील्ड इंडिया REIT ने 18%। बट ऐसे टफ मार्केट में REIT कैसे स्टैंड आउट होता है? वेल, REIT का फंडा सिंपल है। ये स्टॉक्स की तरह कैपिटल अप्रिसिएशन देते हैं और बॉन्ड्स की तरह रेगुलर इनकम भी। ज्यादातर इनकम डिविडेंड की फॉर्म में आती है। REITs का करंट यील्ड शायद अभी गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा कम हो सकता है, पर जब आप यील्ड प्लस प्राइस अप्रिसिएशन दोनों ऐड करते हो तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ऑन एन एवरेज इंडियन REITs अराउंड 8 to 10% का XIRR देते हैं, और माइंडस्पेस की REIT का XIRR तो अप्रोक्सीमेटली 16% है। लेकिन ये हाई रिटर्न सिर्फ उसके लिए है जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है। एज एन इंस्ट्रूमेंट REIT का आउटलुक देखे तो इंडिया में अभी सिर्फ अराउंड 85 करोड़ स्क्वायर फीट की ग्रेड A ऑफिसेज हैं, और इसमें से सिर्फ 18 से 20% REIT स्ट्रक्चर के अंडर आती है। मतलब REIT स्ट्रक्चर के ग्रो होने का अपॉर्चुनिटी अभी बहुत बड़ा है। ऊपर से एज एन इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनीज का इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs एस्टैब्लिश करने का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। ये क्वालिटी रियल एस्टेट की डिमांड को पुश कर रहा है। इनफैक्ट 2023 और 2024 में नेट लीसिंग 50 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा हुआ।
जिसका 33% GCCs ने कंट्रीब्यूट किया है। इससे ही पिछले कुछ सालों में REIT ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें रियल एस्टेट स्टॉक्स वर्सेस REITs का कंपैरिजन भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल में गोदरेज प्रॉपर्टीज 30% गिरा, लोधा 1% पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, बट माइंड स्पेस REIT 25% ग्रो हुआ। इसका रीज़न है कि REITs अपनी इनकम लीज्ड ऑफिसेज से कमाते हैं जो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, अनलाइक डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन साइकिल पे डिपेंडेंट होते हैं। और एक स्वीट डिटेल, हर साल कॉन्ट्रैक्ट्स में 5% रेंट एस्केलेशन होता है, मतलब रिटेल इनकम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है। प्लस ये डीप पॉकेटेड MNC टेनेंट्स होते हैं तो पेमेंट रिस्क लो होता है। ओवरऑल FY25 में 4 लिस्टेड REITs ने 2.5 लाख इन्वेस्टर्स को 6,000 करोड़ क्यूमुलेटिवली डिस्ट्रीब्यूट किया। और जब से REITs इंडिया में आए हैं, इन्वेस्टर्स को ₹22,000 करोड़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो हाँ, एक डल मार्केट में भी REITs ने प्रूव कर दिया है कि कभी कभी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कमिंग टू द थर्ड स्टोरी नाउ। सोचो, आप इंडिया के एक श्रिम्प एक्सपोर्टर हो, आपके शिपमेंट्स रेडी हैं, बायर्स लॉक्ड इन हैं, बट एकदम से एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाती है। हाँ, यही हो रहा है इंडिया के सी फूड इंडस्ट्री के साथ। $2 बिलियन वर्थ के श्रिम्प्स एक्सपोर्ट्स टू द US अब सीरियस रिस्क में हैं, क्योंकि अमेरिका ने इंडियन सी फूड्स पर ड्यूटीज 25% से बढ़ा के 50% तक कर दी है। और प्रॉब्लम सिर्फ ड्यूटी बढ़ाने की नहीं है, ये एक ट्रेड वॉर स्टाइल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जहां इंडिया के कंपेटिटर्स जैसे चाइना, वियतनाम और थाईलैंड को सिर्फ 20 से 30% टैरिफ लगता है। मतलब US बायर्स के लिए इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा महंगे हो गए हैं और प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये डील ब्रेकर है। इंडिया ने पिछले साल US को $2.8 बिलियन का श्रिम्प एक्सपोर्ट किया था और इस साल ऑलरेडी $500 मिलियन एक्सपोर्ट्स कर चुके हैं। बट अब टैरिफ से दूसरे एशियन कंट्रीज के लिए US मार्केट कैप्चर करना इजी हो जाएगा। और सिचुएशन ये है कि शिपमेंट्स को कहीं और रीरूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने पे एक्स्ट्रा 40% पेनल्टी लग जाएगी। सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अब इमरजेंसी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। इनकी डिमांड है कि वर्किंग कैपिटल सॉफ्ट लोन्स के थ्रू 30% बढ़ाया जाए, इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू इंटरेस्ट कम हो और लोन्स रीपे करने के लिए 240 डेज मोरेटोरियम दिया जाए। इसका मेन रीज़न ये है कि फिलहाल एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी का कुशन चाहिए, वरना एक्सपोर्टर्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। पर इसका मैक्रो इम्पैक्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है। श्रिम्प एक्सपोर्ट इंडिया का एक बड़ा एग्री एक्सपोर्ट सेगमेंट है जो कोस्टल स्टेट्स में मिलियंस को एम्प्लॉयमेंट देता है और फॉरेक्स अर्निंग्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। अगर US मार्केट से रेवेन्यू गिरता है तो सिर्फ एक्सपोर्टर्स नहीं, पूरा कोस्टल इकोनॉमी इंपैक्ट होगा, फिशरमैन से लेके प्रोसेसिंग प्लांट्स तक। लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन शायद मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे UK के साथ फ्री ट्रेड डील पे कैपिटलाइज करना। पर रियलिटी ये है कि नया मार्केट डेवलप करने के लिए टाइम लगता है और इस वक्त हिट इमीडिएट है। बॉटम लाइन ये है कि अभी श्रिम्प सेक्टर एक टफ टाइड का सामना कर रहा है एंड दिस डेवलपमेंट में इम्पैक्ट लिस्टेड कंपनीज इन दिस सेक्टर लाइक अवंती फीड्स, जिसका Q4 FY25 का 77% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आया इंक्लूडिंग US, while Apex Frozen revenue share to US was 53% and many more similar companies. That's it for today then. चाहे अकासा एयर की फ्लीट एक्सपेंशन हो, REITs का स्लो एंड स्टडी कंपाउंडिंग गेम या इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स के ट्रेड्स वॉर के बीच सर्वाइव करने का स्ट्रगल, हर स्टोरी अपने लेवल पे एक मास्टर क्लास है रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बैलेंस की। एविएशन में स्पीड मैटर करती है, पर सस्टेनेबिलिटी उससे भी ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट छोटी ड्यूरेशन का होता है, पर कंपाउंडिंग का मैजिक लॉन्ग टर्म का। और एक्सपोर्ट्स में मार्केट का साइज मैटर करता है, पर एक्सेस उससे भी ज़्यादा। तो आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल लगी? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.